हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जोहार। तो आइए जानते हैं फटाफट झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। साथ ही इस चैनल को यानी स्टेट न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप झारखंड की खबरों से अवगत रह सकें, साथ ही आप खुद भी अपडेट रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। गढ़वा में 46 आदिवासी परिवार का राशन बंद करने पर सीएम ने दिया कार्रवाई का आदेश। गढ़वा जिले के बिचका गांव से 46 आदिवासी परिवार को पिछले 14 माह से राशन नहीं मिलने के मामले में सीएम हेमंत सोरेन ने संज्ञान ले लिया है। उन्होंने इस पूरे मामले में गढ़वा डीसी से तत्काल संज्ञान लेने और सभी परिवार को उनका हल दिलाने और दोषियों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। हेमंत सोरेन ने इसे लेकर सोशल मीडिया एक्स पर वायरल वीडियो को साझा करते हुए गढ़वा डीसी को टैग किया है। उन्होंने लिखा, गढ़वा उपायुक्त, यह स्थिति बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। तत्काल मामले का संज्ञान लें एवं सभी परिवारों को उनका हल दिलाएं। आगे लिखा कि साथ ही इस स्थिति के लिए दोषी सभी व्यक्तियों पर न्यायोचित कार्रवाई कर सूचना दें। इस वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था। इसे लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी एक्स हैंडल पर साझा करते हुए हेमंत सरकार पर हमला बोला था। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने इस पूरे मामले पर सरकार को तत्काल कार्रवाई करने की मांग की थी। उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा था, गढ़वा के बिचका गांव के 46 आदिवासी परिवार पिछले 14 महीनों से भुखमरी के कगार पर हैं। इन्हें हक का अनाज कटौती कर दिया जाता था, लेकिन जब उन्होंने विरोध किया तो पूरा राशन ही बंद कर दिया गया। शिकायतें प्रखंड, जिला और राज्य स्तर तक पहुंची, लेकिन सरकार इतनी बाहरी निकली कि उनकी पुकार बस फाइलों में गुम होकर रह गई। 14 महीने के बाद चिर निद्रा से उठे मुख्यमंत्री ने जांच का आदेश देकर अपने जिम्मेदारी से छुटकारा पा लिया है, लेकिन राशन वितरण में लापरवाही का न तो यह पहला मामला है न आखिरी। पूरे प्रदेश में ऐसे लाखों गरीब आदिवासी परिवार हैं जिनके हक का राशन अफसर और सत्ताधारी दल के नेता खा ले रहे हैं। राशन वितरण में पारदर्शिता की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रत्येक माह सभी राशन कार्ड धारकों को राशन वितरण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देशित करें। मैया सम्मान योजना में गड़बड़ी का सबसे बड़ा खुलासा, खुद बीडीओ ने पकड़ी गड़बड़ी, अफसर भी रह गए हैरान। मैया सम्मान योजना में फर्जीवाड़े को लेकर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। दूसरे के आधार और बैंक अकाउंट में गड़बड़ी की शिकायत सामने आने के बाद अब नया खुलासा हुआ है। खुलासा हुआ है कि नाबालिग लड़की को बालिग दिखाकर योजना का लाभ दिलाया जा रहा है। खुद बीडीओ की जांच में ये चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। खुलासा हुआ है कि मैया योजना में गोलमाल करने के लिए प्रज्ञा केंद्र के संचालकों की मिलीभगत रहती है। एक महिला लाभुक का दस्तावेज लगाकर किसी अन्य लाभुक के नाम से ऑनलाइन एंट्री कर दी गई। बिलकांदी पंचायत के प्रज्ञा केंद्र में 27 लाभुकों का झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से संबंधित आवेदन मिला, जिसमें से एक लाभुक का 2 आवेदन मिला। जांच में बाद आधार कार्ड में छेड़छाड़ कर उन्हें योजना का लाभुक बनाने के लिए खेल हो रहा है। शुक्रवार को रानीश्वर प्रखंड के बीडीओ राजेश कुमार सिन्हा ने 2 प्रज्ञा केंद्र का निरीक्षण किया तो सारी सच्चाई सामने आ गई। दोनों संचालकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। बीडीओ रंगालियां पंचायत में चल रहे प्रज्ञा केंद्र का अचानक निरीक्षण करने पहुंच गए। केंद्र में मैया सम्मान योजना के 25 लाभुकों का आवेदन पत्र मिला और 24 लाभुकों की रसीद भी मिली। जब वीएलई इंद्रजीत मंडल से पूछताछ की तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। केंद्र में 2 ऐसे लाभुकों का आवेदन मिला। एक में आवेदन करने वाली युवती की आयु 18 वर्ष से कम है, लेकिन आधार में छेड़छाड़ कर आवेदनों की जानबूझकर ऑनलाइन एंट्री कर दी गई थी। सीएम हेमंत ने बंगाल बिजनेस ग्लोबल समिट को किया संबोधित। उद्यमियों और निवेशकों को झारखंड आने का दिया निमंत्रण। बिस्वा बांग्ला कन्वेंशन सेंटर, न्यू टाउन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में बुधवार से 2 दिवसीय बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2025 के 8वें संस्करण की शुरुआत हुई, जिसके उद्घाटन समारोह में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। सीएम के साथ विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में आयोजित इस समिट में देश विदेश से आए गणमान्यों की उपस्थिति में डेलीगेट्स उद्यमियों और निवेशकों को संबोधित किया। मंच पर देश के प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली के अलावा जानी मानी हस्तियां मौजूद थीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि एक मजबूत और विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए राज्यों के बीच बेहतर संबंध, समन्वय और भागीदारी होना अत्यंत जरूरी है। इस कड़ी में राज्यों में आयोजित होने वाले ग्लोबल बिजनेस जैसे समिट की काफी निर्णायक भूमिका होती है। इससे एक राज्य का अन्य राज्यों तथा देशों से बेहतर व्यापारिक रिश्ता बनता है। निवेश और नई टेक्नोलॉजी से विकास की नई संभावनाएं बनती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समिट में मुझे देश विदेश से आए मेहमानों और उद्योग जगत से जुड़े लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। इससे यह जानने समझने का अवसर मिलेगा कि निवेशकों के सहयोग से झारखंड के समग्र विकास की दिशा में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। मैं इसी आशा और उम्मीद से बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2025 में आए उद्यमियों और निवेशकों को झारखंड आमंत्रित करता हूं। आप निवेश करें ताकि विकास के मामले में झारखंड राज्य भी तेजी से आगे बढ़े। कहा कि झारखंड देश का एक ऐसा राज्य है जहां देश का लगभग 40% खनिज संसाधन पाया जाता है। कई खनिज और उद्योगों के लिए जरूरी रॉ मटेरियल्स का झारखंड सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था में यह राज्य अहम भूमिका निभाता रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां कई खनिज आधारित उद्योग लंबे समय से स्थापित हैं। कई औद्योगिक घरानों ने यहां निवेश किया है, लेकिन वर्तमान परिवेश में इस राज्य को और आगे ले जाने की जरूरत है। इसके लिए यहां नए नए उद्योग लगे, इसके लिए नए सिरे से पहल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में खनिज आधारित उद्योगों के साथ साथ कला, संस्कृति एवं पर्यटन जैसे अनेकों क्षेत्र में विकास और निवेश की अपार संभावनाएं हैं। झारखंड देश का सबसे ज्यादा तसर उत्पादक राज्य है। ऐसे में टेक्सटाइल क्षेत्र में भी यह राज्य आगे बढ़ सकता है। कला संस्कृति के मामले में झारखंड की गिनती समृद्ध राज्यों में होती है। यहां के नेचुरल ब्यूटी को देखते हुए पर्यटन के क्षेत्र में भी झारखंड निवेशकों की पहली पसंद बन सकता है। उन्होंने उद्यमियों से कहा कि आप झारखंड आएं, सरकार आपको पूरा सहयोग करेगी। बता दें कि बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी ने अपने संबोधन में कहा कि उनकी कंपनी रिलायंस इस दशक के अंत तक पश्चिम बंगाल में 5,000 करोड़ का निवेश करेगी। इससे राज्य में करीब 1 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। झारखंड में डीजीपी नियुक्ति पर सियासी घमासान जारी। बीजेपी के आरोपों पर झामुमो कांग्रेस ने किया पलटवार। झारखंड सरकार द्वारा प्रभारी डीजीपी अनुराग गुप्ता को नियमित डीजीपी के रूप में की गई नियुक्ति के बाद झारखंड में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बाबूलाल मरांडी ने जहां अनुराग गुप्ता को नियमित पुलिस महानिदेशक बनाने को लेकर हेमंत सरकार पर निशाना साधा, तो जवाबी राजनीतिक पलटवार करने में देरी नहीं की। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बुधवार को अपने केंद्रीय कैंप कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन कर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी पर पलटवार किया है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बाबूलाल मरांडी यह सोचकर बैठे थे कि वे इस राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन जब उनका यह सपना टूट गया तो अब वे सरकार के हर फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बाबूलाल मरांडी खुद जब राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे और उनके कार्यकाल में भी कई महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट से लिए गए थे। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में सरकारें अपनी समझ से पुलिस महानिदेशक का चयन करती हैं। यह सिर्फ झारखंड में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। झामुमो प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में भी सरकार पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति खुद करती है, फिर झारखंड सरकार के फैसले पर सवाल क्यों? झामुमो नेता ने कहा कि पहले झारखंड सरकार 3 नाम भेजती थी, जिनमें से किसी एक का चयन किया जाता था, लेकिन अब इस प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने बाबूलाल मरांडी पर तंज कसते हुए कहा कि आपको जनादेश विपक्ष में बैठने के लिए मिला है,
इसलिए उसी भूमिका में रहिए। सुप्रियो भट्टाचार्य ने सर्वोच्च न्यायालय को लेकर बाबूलाल मरांडी के बयान के जवाब में कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि बीजेपी अपना प्रतिपक्ष का नेता तय करे। आप अपनी पार्टी में एक नेता तक तय नहीं कर पा रहे हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बाबूलाल मरांडी, चंपाई सोरेन, सीपी सिंह योग्य नहीं हैं। आखिर बीजेपी की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वह अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं ढूंढ पा रही है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बाबूलाल मरांडी अपने मुख्यमंत्रित्व काल में कैबिनेट निर्णय से ओबीसी आरक्षण को कम कैसे कर दिया था, यह उन्हें बताना चाहिए था। बाबूलाल मरांडी द्वारा नियमों की अनदेखी और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना कर अनुराग गुप्ता को नियमित डीजीपी बनाने पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि दरअसल सत्ता नहीं मिलने के बाद से बाबूलाल बेचैन हो गए हैं। राकेश सिन्हा ने कहा कि बाबूलाल मरांडी विचलित होकर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। वह बिना कोई सबूत और बिना कोई आधार गठबंधन सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं। केंद्र सरकार ने अब सरकारी कर्मचारियों को एक आदेश देते हुए एआई ऐप का इस्तेमाल करने से मना किया है। इस संबंध में भारत सरकार की ओर से एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को एआई ऐप और एआई प्लेटफॉर्म को लेकर जरूरी जानकारी दी है। वित्त मंत्री की तरफ से जारी आदेश में सरकारी कर्मचारियों से कहा कि कुछ स्टाफ ऑफिस के कंप्यूटर और लैपटॉप में एआई ऐप जैसे चैट जीपीटी, डीपशीक आदि का इस्तेमाल करते हैं, जो भारत सरकार के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट और डेटा के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। केंद्र सरकार के सर्कुलर में कहा कि एआई ऐप और टूल्स को सरकारी कंप्यूटर, लैपटॉप और डिवाइस में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यह फैसला डेटा और प्राइवेसी को प्राथमिकता देते हुए लिया गया है। हालांकि इससे वे एआई यूजर्स का मनोबल नहीं गिरना चाहते हैं। झारखंड में फरवरी में ही मार्च अप्रैल वाली गर्मी, मौसम विभाग ने बताई ये वजह है। झारखंड में इस बार भी मानो बिना बसंत ऋतु के ही ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो गया है। राज्य के लगभग सभी जिलों में अधिकतम के साथ साथ न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ऊपर चल रहा है। 5 फरवरी को राज्य में सबसे कम यानी न्यूनतम तापमान गुमला जिले में 11.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। वहीं रांची का न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.8 डिग्री सेल्सियस अधिक जाकर 16.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा बोकारो का न्यूनतम तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। डाल्टनगंज का न्यूनतम तापमान 15.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो सामान्य से 2.9 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार अगले 24 घंटों में राज्य में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट की संभावना है। मौसम केंद्र के निदेशक अभिषेक आनंद के अनुसार अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में गिरावट के बाद फिर एक बार तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होगी। 6 से 9 फरवरी तक राज्य में सुबह की शुरुआत कोहरा और धुंध से होगी, उसके बाद आसमान लगभग साफ रहेगा। 10 और 11 फरवरी को भी राज्य में सुबह की शुरुआत धुंध और कोहरे से होगी। उसके बाद आसमान में आंशिक बादल छाने की पूरी संभावना है। रांची और आसपास के क्षेत्रों में 6 फरवरी को आसमान में आंशिक बादल छाने और तापमान 29 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार कई वजहों से राज्य के मौसम और जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। इसका असर यह हुआ है कि यहां मौसम का पैटर्न बदला है। अब बारिश और ठंड के दिन गिनती के रह गए हैं। इस शरद ऋतु में भी दिसंबर में जहां सिर्फ 3 दिन ऐसा रहा जब राज्य में औसत न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रिकॉर्ड हुआ, जबकि जनवरी 2025 में ऐसा सिर्फ 1 दिन हुआ। 20 करोड़ की अफीम की फसल नष्ट। पलामू में झारखंड बिहार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। अफीम तस्करों के खिलाफ झारखंड और बिहार पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। इस दौरान 20 करोड़ रुपए से भी अधिक की अफीम की फसल नष्ट की गई है।
पलामू पुलिस को सूचना मिली थी कि झारखंड बिहार सीमा पर सोन नदी के डीला पर अवैध रूप से अफीम की खेती की गई है। सूचना मिलने के बाद पलामू के हुसैनाबाद एसडीपीओ और बिहार के डेहरी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में संयुक्त अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान में 20 करोड़ रुपए से भी अधिक की अफीम की फसल को नष्ट की गई है। जिस इलाके में अफीम की खेती हुई थी वह इलाका पलामू के हुसैनाबाद और बिहार की सीमा से सटा हुआ है। मामले में बिहार के इलाके में एफआईआर दर्ज की गई है। संयुक्त टीम को मौके से कुछ कागजात भी मिले हैं, जिसके माध्यम से पुलिस को कई बड़ी जानकारी हाथ लगी है। इस संबंध में हुसैनाबाद एसडीपीओ एम याकूब ने बताया कि सूचना के आलोक में संयुक्त अभियान शुरू किया गया था। करीब 10 एकड़ के इलाके में अफीम की फसल नष्ट की गई है। नष्ट की गई अफीम की फसल की अनुमानित कीमत 20 करोड़ रुपए से भी अधिक है। छापेमारी में बिहार की एफएसएल टीम भी शामिल थी। अफीम की खेती नष्ट करने के अभियान में हुसैनाबाद एसडीपीओ के अलावा रोहतास के डेहरी के 2 एसडीपीओ शामिल थे। सोन के डीला के इलाके में पहली बार अफीम की फसल पकड़ी गई और नष्ट की गई है। नदियों की धार के बीच टापूनुमा जमीन को डीला कहा जाता है। छापेमारी टीम में हुसैनाबाद के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एस मोहम्मद याकूब, रोहतास डेहरी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, डेहरी 1 के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बबलू कुमार, प्रभारी देवरी ओपी हुसैनाबाद, पलामू आरक्षी रंजन टूटी के अलावा हुसैनाबाद के कई पुलिस पदाधिकारी एवं जवान, रोहतास पुलिस सशस्त्र बल शामिल थे। झारखंड में सरकारी कर्मचारियों को संभलकर करना होगा सोशल मीडिया का इस्तेमाल, जारी हुआ गाइडलाइंस। झारखंड सरकार ने सूबे के सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने से संबंधित गाइडलाइन जारी किया है। कार्मिक विभाग ने इस आशय का पत्र जारी किया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए झारखंड सरकारी सेवक आचार्य नियमावली के नियम 3, 1, 6 और 10 के तहत यह गाइडलाइन जारी किया गया है। इसमें स्पष्ट निर्देश दिया है कि सरकारी कर्मचारी किस सीमा तक सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि सरकारी कर्मचारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसा कोई पोस्ट न तो शेयर करेंगे और न ही लिखेंगे जिससे कि सरकार की छवि धूमिल होती है अथवा जो राजनैतिक पक्षपात या फिर सांप्रदायिक द्वेष से भरा हो। इसमें अलग अलग 6 बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी किया गया है। कार्मिक विभाग ने जानकारी दी है कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए गाइडलाइन जारी करने से पहले एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया था। इसमें पेशेवर आचरण, नैतिक मानक, पद के दुरुपयोग, गोपनीयता, राजनीतिक क्रियाकलाप और सरकारी एवं व्यक्तिगत खाता के कुल 6 बिंदुओं पर गाइडलाइन जारी किया गया है। सरकार द्वारा पेशेवर आचरण के तहत जारी गाइडलाइन के मुताबिक सरकारी कर्मचारी सोशल मीडिया पर अपना विचार साझा करते हुए इस बात का ध्यान रखेंगे कि वह सरकारी सेवक आचार नियमावली से शासित हैं। सोशल मीडिया में उचित मर्यादा का पालन करेंगे। ऐसे पोस्ट साझा करने से बचेंगे जो आपत्तिजनक, भेदभावपूर्ण या राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण हो। किसी भी तरह के राजनीतिक, धर्मनिरपेक्षता विरोधी या सांप्रदायिक गतिविधियों को समर्थन नहीं करेंगे। यूट्यूब पर ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कर उसे ट्विटर, फेसबुक पोस्ट अथवा ब्लॉग पर शेयर नहीं करेंगे। सरकारी कर्मचारियों की व्यक्तिगत राय उनके सहकर्मियों को परेशान न करे। उसके कर्तव्यों में हस्तक्षेप न करे। सरकारी पक्ष का प्रतिनिधित्व न करता हो। सरकार कर्मचारी सोशल मीडिया पर सरकार की किसी नीति, नियम या कार्रवाई की न तो आलोचना कर सकते हैं और न ही किसी ऐसी चर्चा में शामिल हो सकते हैं। दफ्तर में काम के समय पर्सनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सरकारी कर्मचारी सोशल मीडिया में किसी आपराधिक, अनैतिक अथवा अपमानजनक कृत्य में सम्मिलित नहीं हो सकते। अपने सहकर्मियों के बारे में अभद्र, अश्लील या धमकी भरा पोस्ट शेयर नहीं करेंगे। सोशल मीडिया में चल रही किसी उन्मादी गतिविधि में शामिल होने की सख्त मनाही होगी। ऐसा कोई पोस्ट जो जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय, लिंग, व्यवसाय, क्षेत्र अथवा राज्य के बारे में भेदभावपूर्ण हो, उसका समर्थन नहीं करेंगे। सरकारी कर्मचारी सोशल मीडिया में किसी उत्पाद अथवा उद्यम का समर्थन नहीं कर सकते। किसी संबंधी अथवा दोस्त को अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल निजी लाभ के लिए नहीं करने देंगे।
कोई ऐसी सूचना अथवा विज्ञापन जो लोगों को भ्रमित कर सकती है, ठगी कर सकती है, उसे शेयर नहीं करेंगे। कार्यस्थल से संबंधित शिकायतों को वीडियो अथवा फोटो के फॉर्म में सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करेंगे। यदि कोई शिकायत है तो वरीय पदाधिकारियों को बताएंगे। विभाग की गोपनीय और संवेदनशील जानकारी को सोशल मीडिया पर शेयर करना सख्त मना है। राष्ट्रीय सुरक्षा या सरकार के हितों से जुड़ी जानकारी को सोशल मीडिया पर नहीं डालेंगे। सरकारी कर्मचारी किसी पोस्ट, वीडियो अथवा तस्वीर से किसी सियासी दल को सपोर्ट नहीं कर सकते, किसी राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते, किसी राजनीतिक विचारधारा का खुला समर्थन नहीं कर सकते, ट्रोलिंग जैसी गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे। सरकारी कर्मचारी अपने अकाउंट का इस्तेमाल सरकार के समर्थन अथवा विरोध के लिए नहीं कर सकते। प्रोफाइल पिक्चर में किसी संगठन अथवा राजनीतिक दल को समर्थन करने वाला प्रतीक चिन्ह नहीं लगाएंगे। पर्सनल अकाउंट से सरकारी जानकारी साझा नहीं करेंगे। पर्सनल और प्रोफेशनल सोशल मीडिया अकाउंट अलग अलग रखना होगा। सरकारी अकाउंट का इस्तेमाल केवल सरकार की नीतियों, घोषणाओं और सार्वजनिक सूचना को साझा करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। व्यक्तिगत अकाउंट में विभागीय सूचना नहीं डालेंगे। सरकारी अकाउंट का इस्तेमाल करते हुए अपनी पहचान और भूमिका को लेकर पारदर्शी रहना होगा। निविदा, नियुक्ति या चयन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी व्यक्तिगत अकाउंट से साझा नहीं करेंगे। कर्मियों का मोबाइल नंबर, पदनाम या कार्यक्षेत्र संबंधित जानकारी भी नहीं डालेंगे। विभागीय आदेश, अधिसूचना, संकल्प भी व्यक्तिगत अकाउंट से साझा नहीं करेंगे। सोशल नेटवर्किंग साइट पर निजी अकाउंट बनाने के लिए सरकारी अकाउंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वहां निजी तस्वीर भी नहीं डाल सकते। यदि कोई सरकारी सेवक सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर आर्थिक लाभ प्राप्त करता है तो इसकी सूचना नियुक्ति प्राधिकार को देना होगा। हाईकोर्ट की अवमानना हो ऐसा कोई पोस्ट नहीं डालेंगे। यदि किसी सरकारी कर्मचारी को किसी कोचिंग, लेक्चर, वेबिनार या किसी कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाता है तो वरीय पदाधिकारी से इसकी इजाजत लेनी होगी। सोशल मीडिया पर किसी ऑनलाइन वोटिंग में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं होगी। फिर मिलेगा राजभवन उद्यान देखने का सुनहरा मौका। जानें कब और कैसे करें प्रवेश। रांची के ऐतिहासिक राजभवन उद्यान का सौंदर्य एक बार फिर आम जनता के लिए खुलने जा रहा है। 6 से 12 फरवरी तक लोग इस मनोरम स्थल का दीदार कर सकेंगे। आगंतुकों को राजभवन के गेट नंबर 2 से सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक प्रवेश की अनुमति होगी। सभी आगंतुकों को अपना पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ रखना होगा। प्रवेश केवल आवश्यक सुरक्षा जांच के बाद मिलेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक खुला रहेगा। आगंतुकों को अधिकतम 30 मिनट तक ही उद्यान में ठहरने की अनुमति होगी। करीब 52 एकड़ भूमि में फैला राजभवन 1930 में निर्मित हुआ था। पहली बार साल 2004 में इसे आम जनता के लिए खोला गया था, जब सैयद सिप्ते रजी झारखंड के राज्यपाल थे। राजभवन उद्यान में सैकड़ों प्रजातियों के 20,000 से भी अधिक गुलाब के पौधे हैं। यहां मौसमी फलों की प्रचुरता देखने को मिलती है। इसके अलावा उद्यान में कई दुर्लभ और औषधीय पौधे मौजूद हैं, जिनमें रुद्राक्ष, कल्पतरु, स्ट्रॉबेरी, इलायची, तेजपत्ता, संतरा, मौसमी, सेव, चीकू, काजू, जामुन, कपूर, लेमन ग्रास, चंदन, लौंग और दालचीनी के पेड़ शामिल हैं। इस उद्यान में विभिन्न कला और ऐतिहासिक संरचनाएं दर्शकों को आकर्षित करती हैं। इनमें प्रमुख रूप से कृत्रिम ऑक्टोपस और पहाड़ झरने, सोहराय कला से सजी दीवारें, महापुरुषों और शहीदों की प्रतिमाएं, युद्ध में उपयोग किए गए टैंक और MiG-21 विमान विशालकाय चरखा आदि। बताते चलें कि इनके अलावा क्या क्या देख सकते हैं उद्यान में। फूलो झानो उद्यान, 9 म्यूजिकल फव्वारे, महात्मा गांधी औषधीय उद्यान, गुरु गोविंद सिंह वाटिका, ऑर्किड गार्डन, अशोक, अकबर और बुद्धा गार्डन, मूर्ति गार्डन और बिरसा मंडप, लोटस ब्रिज, बच्चों के लिए विशेष चिल्ड्रेन पार्क। अगर आप प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक धरोहर और हरे भरे वातावरण का आनंद लेना चाहते हैं तो यह सुनहरा अवसर आपके लिए है। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक हमें इजाजत दीजिए। जोहार।